हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टार्टअप मास्टर प्रोग्राम में। मेरा नाम है रजत बग्गा और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। और आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो का टॉपिक है कि एक स्टार्टअप बिजनेस को कौन कौन से कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। देखिए, इंडस्ट्री वाइज कंप्लायंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। हम बात करेंगे जनरल कंप्लायंसेस की, तो मैं 4 ऐसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस आपको बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप को करने ही पड़ेंगे। पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो हर साल आपको अपनी एक इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको अपना एक टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स ऑडिट क्या होता है, किस तरह का होता है, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, आप उसे इजीली समझ सकते हैं। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि टैक्स ऑडिट आपको तभी कराना है जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है, एक अच्छे स्केल में पहुंच जाता है। इनिशियल ईयर्स में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट बहुत कम केसेस में होती है। दूसरी मैं आपको बात करता हूँ जीएसटी की। तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप सबने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही सिनेरियो में आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, अपनी जीएसटी की रिटर्न्स भरनी होगी। जीएसटी की कितनी रिटर्न्स हैं, आप ये मान के चलिए कि जीएसटी की हर महीने एक रिटर्न आपको भरनी होगी। अगर आपका बिजनेस थोड़ा छोटे लेवल पर है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी होगी। ठीक है, उसके अलावा आपको एनुअल रिटर्न भरनी होगी। तो जीएसटी में बहुत सी कंप्लायंसेस हैं जो आपको एक प्रोफेशनल सही गाइड कर पाएगा। जीएसटी आपको तभी लागू होगा अगर मैं बात करूं कि आप कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप कोई सामान बनाकर बेचते हैं या सामान सेल करते हैं, तो आप पे जीएसटी तभी लगेगा जब आपकी साल की सेल 40 लाख रुपए से ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्विसेज की, कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस हो सकती है, आप रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड कीजिए, आप आईटी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, किसी भी प्रकार की सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो साल में अगर आप 20 लाख से ज्यादा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स और जीएसटी 2 कंप्लायंसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी बात करें तो कंपनीज एक्ट, प्रेफर किया जाता है कि जो बिजनेसेस हैं वो कंपनी फॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। देखिए, प्रोप्राइटरशिप भी आप करवा सकते हैं, पार्टनरशिप भी करवा सकते हैं, लेकिन कंपनी बनाने के बहुत फायदे होते हैं। पहली बात, कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, अगर मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी ना, तो अगर लॉसेज होंगे तो लॉसेज के लिए मैं पर्सनली लायबल नहीं हूँ। जितना मेरी कंपनी लायबल है वही लायबल है, मेरी अपनी कोई लायबिलिटी नहीं है। मेरे घर के बर्तन नहीं बिकवाए जाएंगे मेरी कंपनी के लॉसेज को पूरा करने के लिए। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है, आपके पर्सनल एसेट्स भी बिकवाए जा सकते हैं अगर आपकी कंपनी अपने जो डेट्स हैं, अपने जो लोन्स हैं वो पूरे ना कर पाए, टाइमली पे ना कर पाए। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें, कंपनीज को इजीली लोन मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं, किसी एनबीएफसी के पास जाते हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत सी बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ कंपनी को दी जाती हैं। तो कंपनीज को बहुत इजीली लोन फंडिंग की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तीसरी हम बात करें तो कंपनी चलती रहती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी सेइंग है कि डायरेक्टर्स में कम एंड गो, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें, जब उस प्रोप्राइटर की डेथ हो जाएगी, मालिक की डेथ हो जाएगी, तो उसके बेटे के पास वो बिजनेस आ जाएगा। बेटा चाहे तो बिजनेस संभाले, बेटा चाहे तो बिजनेस ना संभाले। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी कोई और संभाल लेगा। कंपनी या तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव संभाल लेंगे या किसी और इंसान को कंपनी संभालने के लिए दे दी जाएगी। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कंपनी को और क्या फायदा है। कंपनी के 3 फायदे मैं आपको गिनवा चुका हूँ। चौथे फायदे की अगर हम बात करें तो कंपनी को इनकम टैक्स में भी बहुत से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो वो बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपका स्टेटस क्या होना चाहिए कंपनी का। तो थर्ड हम बात करते हैं कंपनीज की। तो कंपनीज की कंप्लायंसेस अलग होती हैं। जो कंपनी की कंप्लायंसेस है केवल कंपनीज पे लगेंगी और किसी पर नहीं लगेंगी। ठीक है, कंपनी का मतलब आपने देखा होगा, बहुत जगह लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। तो जहां भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है यानी कि प्राइवेट कंपनी है, जहां भी पब्लिक लिमिटेड लिखा है वो यानी कि पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बहुत सी कंप्लायंसेस होती हैं। जैसे कि पहला क्या, उनको अपने आप को आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर कराना होता है। हर साल उनको आरओसी को बताना होता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, हमारी कितनी सेल हुई, अपनी जितनी भी बैलेंस शीट उन्होंने बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, आरओसी में उनको फाइल करना होता है। उसके अलावा हर साल उन्हें कंपनी ऑडिट करवाना होता है। तो इनकम टैक्स में तो एक ऑडिट हमने पढ़ा था, क्या, टैक्स ऑडिट। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऑडिट करवाना पड़ेगा, उसे कहेंगे कंपनी ऑडिट, और वो हर साल करवाना होगा।
चाहे आपकी कंपनी 1 रुपया कमाए या आपकी कंपनी 1000 करोड़ कमाए, आपको तब भी ऑडिट करवाना होगा। ठीक है, और इस ऑडिट की जितनी भी फाइलिंग्स होंगी वो सारी की सारी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जमा करवानी होगी। उसके अलावा जितने भी, अगर आपने कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट किया, आपने अपने पुराने डायरेक्टर को निकाल दिया, आपने कंपनी में कुछ भी चेंज किया, ठीक है, तो सारी की सारी इंटीमेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसकी रिटर्न भरनी पड़ेगी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जमा करवानी होगी। तो अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के कंप्लायंसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अगली हम बात करेंगे लेबर लॉ की। लेबर लॉ यानी कि आपने कुछ एक्ट के नाम सुने होंगे, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, बोनस। तो ये क्या होते हैं? देखिए, तब लागू होंगे अगर आप अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज अपॉइंट करेंगे। तो धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। पहले 1 एम्प्लॉय था, फिर 10 एम्प्लॉय होंगे, फिर 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। तो जैसे ही आपके बिजनेस में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो आप पर एक ESI एक्ट नाम का एक्ट लागू हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। आपको अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस के पैसे काटने होंगे उनकी सैलरी में से। उनकी सैलरी से थोड़ा बहुत पैसा काटेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आप अपनी जेब से भरेंगे और सरकार को जमा करवा देंगे, ताकि अगर उनको कोई भी हानि पहुंचती है, कोई भी इंजरी पहुंचती है, तो उस पैसे से उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड कर दिए जाए। सिमिलरली अगर आपकी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आप पर प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उनकी सैलरी से थोड़ा बहुत पैसा काटना होगा, थोड़ा बहुत पैसा आप अपनी जेब से देंगे, टोटल मिलाकर आपको पैसा जमा करवाना होगा सरकार को, और सरकार उनको रिटायरमेंट पे वो पैसा दे देगी प्रोविडेंट फंड के नाम का। तो ये कुछ आप पे लेबर लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत से लेबर एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। वो तब लगेंगे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। और नॉर्मली ये जो एक्ट है ये लगते हैं किन पर है? ये प्रोडक्शन कंपनी पर लगते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। नॉर्मली रिटेल बिजनेस में, सर्विस सेक्टर में ये एक्ट इजीली नहीं लगते। लास्ट हम एक बहुत जरूरी कंप्लायंस की बात करेंगे, एक बहुत ही एसेंशियल कंप्लायंस की बात करेंगे, जो कि है उद्योग आधार, यानी कि MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में अपने आप को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट्स अवेल आप कर पाएंगे। कौन कौन से बेनिफिट्स अवेल कर पाएंगे? देखिए, MSME के लिए अलग से लोन्स की स्कीम्स होती हैं, अलग से उनके लिए बेनिफिट्स होते हैं, सरकार उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो लोन की स्कीम्स उनको होगी उसमें उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम लगेगा। बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के या कम डॉक्यूमेंटेशन से उन्हें इजीली लोन मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के दौरान एक आत्मनिर्भर स्कीम चलाई है। उस आत्मनिर्भर स्कीम के अकॉर्डिंग भी अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो उस आत्मनिर्भर स्कीम के जितने भी बेनिफिट्स हैं आप उनका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो आत्मनिर्भर स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ गूगल पे जाके आपको टाइप करना है उद्योग आधार MSME रजिस्ट्रेशन, और आप अपने आप को एक सिंपल सा फॉर्म भर के अपने आप को उद्योग आधार में रजिस्टर करवा सकते हैं। जिस प्रकार एक इंसान की आइडेंटिटी उसका आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार आपके बिजनेस की आइडेंटिटी आपका उद्योग आधार होगा। तो ये कुछ कंप्लायंसेस थे जो ऑलमोस्ट हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कंप्लायंसेस तो हर बिजनेस को करने ही होंगे। इसके अलावा भी बहुत कंप्लायंसेस हैं, और ये कंप्लायंसेस को भी अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी, आपको किसी CA या एडवोकेट की हेल्प लेनी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले किसी अच्छे प्रोफेशनल को हायर कीजिए, किसी CA को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी कंपनी सेक्रेटरी को या किसी एडवोकेट को हायर कीजिए जो आपके बिजनेस चलाने में आपकी हेल्प कर सके, आपको सही समय पे सही गाइडेंस दे सके। क्योंकि जो कंप्लायंसेस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये टाइमली नहीं करेंगे तो आप पे पेनल्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगी, और पेनल्टीज बहुत हेक्टिक पेनल्टीज होती हैं। अगर आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे आप चाहेंगे कि आपकी कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाए। स्टॉक एक्सचेंज की पेनल्टीज और भी भयानक है, कंपनी टैक्स की पेनल्टीज लाखों में है, इनकम टैक्स की पेनल्टीज लाखों में है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी कंपनी में किसी भी प्रकार की पेनल्टी एप्लीकेबल हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी तो आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को हायर कीजिए जो आपको बिजनेस मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका, आपके टाइम के लिए। नमस्कार।